उसके बाद भी हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। फिर से एक नया रूपक दिया उन्होंने, एक नई तुलना की कि हम लोगों की क्या स्थिति है। इतनी सुविधा होने के बाद भी, जब सुविधाएं नहीं थीं तब तो इतने बड़े काम किए गए अपने परिश्रम से, विवेक से, जांच पड़ताल से, कि 16 लाख के रुपयों से बनी हुई जो दूरबीन है विलायत की, उससे देखने पर तारों को, और उन्होंने जो लिख दिया था अपने ग्रंथों में, वो दोनों एक जैसा निकला। तो परिश्रम से, मेहनत से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता अगर उसके अंदर लगन हो। और आज जब उससे स्थिति बेहतर है, अच्छी है, पहले से हम और कुछ विकास कर चुके हैं, अंग्रेजी विद्या जान लिए हैं हमने, जनता की थोड़ी उन्नति तो पहले से हुई ही है, लाखों किस्म की पुस्तकें हैं, ज्ञान है उसमें भरा हुआ, हजारों तरह के यंत्र हैं विज्ञान ने खोज दिए हैं। इतने सारे साधन पाने के बाद भी भारतेंदु हरिश्चंद्र धिक्कारते हुए कहते हैं कि हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी, इससे तुलना किया है। चुंगी क्या? ये जो नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, जिसके ज़िम्मे साफ सफाई का उत्तरदायित्व होता है, उसके पास गाड़ी होती है, उसमें कूड़ा लेकर के जाते हैं, कतवार, कूड़ा। तो ये हम लोग कैसे बन चुके हैं? बिल्कुल कूड़ा बन चुके हैं, कतवार बन चुके हैं। ये सारा का सारा देश एक ऐसा कूड़ा गाड़ी बन चुका है जिसमें कूड़े की तरह हम भरे हुए हैं। काफ़ी तीखा व्यंग्य है, लेकिन मैं बार बार इस बात की ओर रेखांकित करता हूँ प्रिय बच्चों, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर ये बातें कह रहे हैं, ये व्यंग्य वो कर रहे हैं, तिलमिला देने वाला व्यंग्य जो वो कर रहे हैं, तो वो कोई प्रसन्नता से नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर एक गहरी आत्मीयता, गहरा लगाव है अपने देश से, अपने जनता के दशा को देख करके वो बहुत दुखी हैं। इसीलिए वो उन्होंने इतना तीखा व्यंग्य किया है कि हम कैसे हो रहे हैं, जैसे कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में तो कोई बहुत अच्छी चीज़ें तो रखी नहीं जाती हैं, ना उसको कोई बहुत अच्छे सम्मान से देखते हैं। उसमें तो कूड़ा कचरा ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो निष्प्रयोज्य होती हैं। निष्प्रयोज्य मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। हम भी निष्प्रयोज्य हो गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं। मनुष्य हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, रह रहे हैं इस देश में, लेकिन निष्प्रयोज्य, कोई उपयोग नहीं हमारा, कुछ हम कर नहीं रहे हैं ऐसा। तो ये एक सूक्तिपरक वाक्य है और बड़ा ही मार्मिक और तीखा व्यंग्य है। क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के उन्होंने ये व्यंग्य किया है। और सिर्फ अगर व्यंग्य करके, मजाक उड़ा करके वो आगे बढ़ जाते तो फिर इस लेख की गंभीरता न रहती। भारतेंदु हरिश्चंद्र मजाक नहीं उड़ाते, सिर्फ व्यंग्य नहीं कर रहे हैं। अगली ही पंक्ति में उन्होंने कहा, उपाय बतलाया, फिर से पुचकारते हुए कहा कि भारतवासियों, ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। फिर से एक मुहावरा इस्तेमाल किया उन्होंने, घुड़दौड़, रेस होना, आगे बढ़ने के लिए ललक मन में होना। ये ऐसा समय है कि जैसे उन्नति की घुड़दौड़ हो रही हो। घुड़दौड़, जैसे घोड़े में जब उनकी दौड़ कराई जाती है, आप उसको दृश्य को अपने मस्तिष्क में ले आइए, तो जैसे घोड़ों की दौड़ होती है तो सभी घोड़े ये चाहते हैं कि मैं ही आगे निकल जाऊं, मैं ही प्रथम स्थान प्राप्त करूं। उसका जो सवार होता है वो घोड़ों को इस तरह से चलाने की कोशिश करता है कि वही सबसे आगे निकल जाए। एक तरह की प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है। सबके मन में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। तो ये कौन सा समय है कि जब उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है? ये 1884 के आसपास का समय है। और ये वो समय है जब पहली बार सारी दुनिया में विज्ञान की खोजों को लेकर के
नए नए यंत्रों के निर्माण को लेकर के एक अद्भुत किस्म की जागरूकता चारों तरफ दिखाई पड़ी। जो विद्यार्थी विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे अच्छी तरह से पता होगा कि विज्ञान की अधिकतम खोजें यही 18वीं शताब्दी से लेकर और इस 20वीं शताब्दी के बीच में ही हुई हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस समय का जिक्र कर रहे हैं उस समय से ही ये शुरुआत हुई थी, घुड़दौड़ हुई थी। अमेरिका था, जापान था, फ्रांस था, तुर्किस्तान था, सभी के सभी देशों में नई नई खोजें हो रही थीं, नए नए यंत्र बनाए जा रहे थे। तो उन्हें देख करके अखबारों में पढ़ते थे, वे पत्रिकाओं में पढ़ते थे, उनको इन सारी बातों की जानकारी थी। तो उसकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, प्रतियोगिता सी हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि तुर्की, ताजी, तुर्किस्तान के लोग, तजाकिस्तान के लोग सब सरपट दौड़े जाते हैं। सरपट दौड़ना, भाषा को आप देखते रहें कितनी जीवंत और चित्रात्मक भाषा है। चित्रात्मक का अभिप्राय ये है कि उसको पढ़ते ही आपके मन में एक चित्र खींच जाए, समझने में ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। सब सरपट दौड़ रहे हैं, जैसे इनके घोड़े क्या हैं, बड़ी तेजी से, बड़ी गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। पाला छूना, फतह करना, विजय प्राप्त करना, प्रथम स्थान पर आना, आगे बढ़ जाना, सब यही चाहते हैं। हर देश यही चाहता है कि ये मशीन मैं पहले बना लूँ, ये खोज सबसे पहले मैं कर लूँ, धरती के अंदर क्या है मैं जान लूँ, आकाश में क्या है मैं जान लूँ। और जब इस तरह के हालात हैं, जब चारों तरफ जिज्ञासाओं का विस्फोट हुआ है, जब चारों तरफ लोग व्याकुल हैं सब कुछ जानने और बनाने के लिए, अलग अलग देशों में के लोग, उस समय हिंदू का काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। ये जो काठियावाड़ी, काठियावाड़ गुजरात में है, ये जो हमारा घोड़ा है वो क्या है, काठियावाड़ी, ये अपनी ही जगह पर खड़े हुए पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। तो घोड़ों से तुलना की है कि वे घोड़े तो सरपट दौड़े जा रहे हैं, मतलब ज्ञान विवेक के क्षेत्र में लगातार नई नई खोजें कर रहे हैं, और हम हैं वहीं मिट्टी खोद रहे हैं। और संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें, तो हम अतीत में कहीं उनसे आगे थे, बहुत आगे थे। फिर से धिक्कारते हुए जागृत करना चाहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि इनको औरों को तो जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। दूर के देशों की बात तो छोड़ दीजिए, एशिया का ही जो अपना देश है जापान, उसकी तुलना उन्होंने टट्टुओं से की कि उन्हें भी भागते हुए, उन्हें भी लगातार प्रयास करते हुए देख करके शर्म नहीं आती। अरे कम से कम अपने एशियाई देशों से ही प्रेरणा ले लो, उन्हीं से कुछ सीख लो। जो अभी बहुत उन्नति नहीं कर सका है लेकिन वो प्रयास में लगे हुए थे। उस समय तक जापान आज के जापान जैसा नहीं हुआ था, उस राह में था और भारत सोया हुआ था। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। क्या दूरदर्शिता थी आप देखिए इस वाक्य में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सैकड़ों साल पहले ये अनुमान लगा लिया था कि जो अब इस समय पीछे रह जाएगा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वो फिर चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कोटि उपाय, करोड़ों उपाय होता है इसका सीधा अर्थ, लेकिन भावार्थ यहाँ ये है कि वो कितना भी उपाय क्यों न कर ले फिर वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। और वही हालत हुई, वही हालत हुई। जापान बहुत आगे बढ़ गया, अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया, फ्रांस बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जिन भौतिक उपलब्धियों को हमें प्राप्त करना चाहिए था वो हम प्राप्त नहीं कर सके। ये जो क्षोभ है और ये जो दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता का बच्चों क्या अर्थ होता है
कि जो यहाँ बैठे बैठे ही दूर की चीज़ों को भांप ले, आगे के समय की बातों को भांप ले। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ 100-200 वर्ष आगे की बातों की ओर संकेत कर रहे हैं कि यह अवसर ऐसा है, इस अवसर में अगर हम चूक गए, हम दूसरे देशों की तरह प्रतियोगिता में आगे न बढ़ पाए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में हम आगे न बढ़ पाए, तो फिर कोटि उपाय करेंगे, हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे, बहुत उपाय करने पर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। लूट की इस बरसात में ज्ञान विज्ञान नई नई चीज़ों की खोज की लूट मची हुई है, वर्षा हो रही है, जैसे वर्षा में सब भीग रहे हों। जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, कमबख्ती दुर्भाग्य का, मूर्खता का, हीनता का छाता तना हुआ हो सिर पर, और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी हुई हो, दुर्भाग्य और मूर्खता ने जिसे जकड़ रखा हो, उन पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। ऐसे अनुकूल वातावरण में भी जो मूर्ख बने रहें, दुर्भाग्यशाली बने रहें, उन पर तो ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। वरना कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसको देख करके ये लगे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये एक विजनरी स्टेटमेंट है, ये एक दूरदर्शितापूर्ण वाक्य है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बतलाया है, कहा है कि हम चाहें तो इस प्रतियोगिता में, इस नए ज्ञान विज्ञान की खोज में, अन्वेषण में, नई चीज़ों की तलाश में अभी से आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारे देशवासियों का जीवन बेहतर हो सकता है, उनका उद्धार हो सकता है। तो प्रिय छात्रों, हमने ये एक पैराग्राफ और देखा है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए